हेलो दोस्तों, टीचर्स ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं अनोज सिंह आरकुंसी आज हिंदी व्याकरण की एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसमें हिंदी साहित्य की पूर्ण व्याकरण आप लोग पढ़े होंगे, इधर उधर से पढ़े होंगे, लेकिन हिंदी व्याकरण की एक सीरीज, कंप्लीट सीरीज आपको लेके आ रहे हैं। और किसी भी भाषा को समझने के लिए उसका व्याकरण जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक उसका आप व्याकरण नहीं जानेंगे तब तक उस भाषा की समझ नहीं हो सकती। व्याकरण उस भाषा का मूल तत्व होता है, इसलिए हिंदी व्याकरण जानने की ज़रूरत है। अब ये हिंदी व्याकरण किन लोगों को जानना चाहिए और क्यों जानना चाहिए? पहले तो हिंदी व्याकरण समस्त देशवासियों को जानना चाहिए। हमारी मातृभाषा हिंदी है, हमें हिंदी से प्रेम है, हिंदी हमारी माँ है, तो हमें हिंदी का व्याकरण जानना जरूरी है। दूसरे कि हिंदी व्याकरण 6ठी से 12वीं 6 to 12 क्लास के जो बच्चे हैं, 6ठी से 12वीं के जो छात्र हैं, उनके लिए ये क्लास, हमारी व्याकरण की क्लास बहुत ही लाभदायी होने वाली है। तीसरे वो छात्र जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ हिंदी सब्जेक्ट से करते हैं, उनके लिए भी ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब ये जो ग्रामर, जो व्याकरण हम लेके आ रहे हैं, इसमें इसका स्रोत क्या है? इसमें जो 6ठी से 12वीं के बच्चे को और टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, ऐसे इन लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाली ये सीरीज। और अभी यूपी में वैकेंसी टीचर्स की खूब आई हैं, उसमें भी ये हमारी ये सीरीज बहुत ही उपयोगी और लाभदायक होने वाली है। अब हम ये ग्रामर का हमारा स्रोत क्या है, हमें कहाँ से ग्रामर का जो स्रोत है, हम व्याकरण का जो मूल स्रोत है कहाँ से लिया जाए, किन बुक्स से लिया जाएगा और आपके सामने सरल शब्दों में रखा जाएगा। तो एक NCERT ये 6ठी से 12वीं तक के, 6ठी से 12वीं क्लास की जो NCERT ग्रामर की बुक्स है उसको बेस बनाया जाएगा। दूसरा डॉक्टर हरदेव बाहरी, दूसरा स्रोत है डॉक्टर हरदेव बाहरी, इनकी बहुत अच्छी बुक है ग्रामर की। तो 2 बुक्स को बेस बना करके हम ये कंप्लीट ग्रामर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक्स है वो है शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या है, शब्द के में परिवर्तन कैसे होता है, शब्द में विकार कैसे आते हैं, और शब्द कितने प्रकार के होते हैं, और शब्द का क्या महत्व है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। शब्द को ब्रह्म कहा गया है और शब्द में असीम ताकत होती है। एक छोटा सा शब्द ही था, द्रौपदी ने कुछ ही शब्द कहे थे कि पूरा महाभारत हो गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ ही शब्दों का ज्ञान दिया था कि वो कर्म योद्धा हो गया, युद्ध वीर हो गया और महाभारत का नायक बन गया। तो शब्द ब्रह्म है, शब्द की ताकत है, इसलिए हमें शब्द को समझने की जरूरत है। शब्द क्या है? शब्द को, वर्णों को मेल को शब्द कहते हैं। प्रायः आप लोग परिभाषा पढ़ते हैं, सभी जानते भी हैं कि वर्णों के मेल को हम लोग शब्द कहते हैं। लेकिन ये केवल वर्णों के मेल को कह दिया जाए कि शब्द है, वो शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे इसको ऐसे समझने का प्रयास करेंगे कि एक वस्त्र है या कपड़ा है या चादर है,
वो चादर धागों से बनी हुई होती है। विभिन्न प्रकार के धागे उनको सजो करके एक चादर बनाई जाती है। अब ये कह दिया जाए कि धागे ही चद्दर हैं, धागों का समूह चद्दर है, ये ठीक नहीं है। उनका एक व्यवस्थित तरीका, व्यवस्थित क्रम से यदि उन धागों को लगाया जाए तब वो जाके वो कपड़ा बनता है, वो चद्दर बनता है। इसे वर्णों का मेल कहना ठीक नहीं है, वर्णों का एक सार्थक मेल हो, ऐसा मेल बनाया जाए जिसमें उसका एक अर्थ निकल के आए, उसे हम लोग शब्द कहते हैं, उसे हम लोग शब्द कहते हैं। शब्द दो अर्थों के आधार पे, दो प्रकारों के आधार पे शब्द को ये माना जाता है कि कुछ शब्द में परिवर्तन हो जाता है, कुछ शब्द में परिवर्तन नहीं होता है। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के अनुसार से परिवर्तन हो जाता है उसे विकारी शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के अनुसार किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, उसे विकारी कहते हैं, और जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के अनुसार किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द में प्रायः अव्यय को रखा गया है, इसका नाम ही अव्यय है। अव्यय वो शब्द होते हैं जिनमें कोई परिवर्तन ही ना हो, कोई व्यय ना हो। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि और एक शब्द ले लीजिए, ये एक और एक शब्द है, ये, और ये और जहाँ पर भी मिलेगा ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं है। तो हम लोग जो है ये और क्या है, अव्यय है। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार से परिवर्तन हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द ही ये हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारे विकारी शब्द हैं। इस डायग्राम में इंडिकेट भी किया गया है। अच्छा, ये इसमें सारे आप गोले गोले देख रहे होंगे, तो ये हिंदी के गोले हैं और संपूर्ण ग्रामर इसी प्रकार डायग्राम के माध्यम से समझाया जाएगा। कुछ लिखने इस तरीके के ये चित्र आप बनाते जाइए और रख लीजिए, कभी भी कोई भी एग्जाम देने से पहले इनको केवल देख लीजिए एक बार, तो पूरा तैयार हो जाएगा। इसलिए ये हिंदी के गोले हैं, और एक दो गोले लाइक और सब्सक्राइब पर भी डालिए तो बहुत मज़ा आएगा। तो विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें विकार आ जाता है, लिंग वचन कारक आदि के अनुसार से परिवर्तन आ जाता है, इन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहले संज्ञा का अध्ययन करेंगे, फिर सर्वनाम का अध्ययन करेंगे, फिर क्रिया का अध्ययन करेंगे, फिर विशेषण का अध्ययन करेंगे और अव्यय का अध्ययन करेंगे। अव्यय अविकारी शब्दों में आता है। तो अब हम अध्ययन करने वाले हैं संज्ञा। पहले इनके बारे में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये क्या है, इनको एक संक्षेप में जान लेते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप लोग पढ़ रखे हैं। यूँ जैसे साधारण भाषा में ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की कोई भी चीज़ है उसको कुछ नाम से बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, वो सब संज्ञा है। इंग्लिश में इसको नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स बोलते हैं। मतलब कुछ भी चीज़, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या है? ये सर्वनाम ये है जब इनके जो नाम रखे गए हैं उसके स्थान पे कुछ शब्द बोल दिया जाए, वो सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में इसे प्रोनाउन बोलते हैं। इंग्लिश में इसे प्रोनाउन बोलते हैं, और प्रोनाउन को इंग्लिश में कहते हैं, प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है, सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पे बोले जाते हैं। सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो
संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं। सर्वनाम एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन वो सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। क्रिया, क्रिया क्या है? वो शब्द है। क्रिया क्या है? शब्द है। क्रिया एक शब्द है। क्रिया एक शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। वर्ब, इसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। वर्ब इज ए वर्ड दैट इंडिकेटेड एन एक्ट डन। मतलब क्रिया वो शब्द है, वो शब्द है जो संकेत कर रहा है कि ये काम हो रहा है, ये काम किया जा चुका है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। अब अगला है विशेषण। विशेषण क्या है? विशेषण उसे कहते हैं जो शब्द, विशेषण क्या है? एक शब्द है। विशेषण उसे कहते हैं, विशेषण वो शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं, उसे हम विशेषण कहते हैं। अर्थात इसको इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं। इंग्लिश में इसको एडजेक्टिव बोलते हैं और इसको इंग्लिश में कहा गया है कि एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है, उसके गुण बताता है, वही क्या है? विशेषण कहलाता है। अव्यय आप लोग को बता दिया गया है पहले कि जो शब्द, कोई भी ऐसा शब्द है जो जिसमें लिंग वचन कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। अब एक छोटा सा शब्द है निपात। खैर इसकी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षेप में ये जान लो कि हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द, छोटे शब्द होते हैं। शब्द तो नहीं, शब्द का छोटा अंश होता है, बिल्कुल छोटा अंश होता है, और वो छोटा अंश पूरे सेंटेंस को बदल देगा, सेंटेंस के अर्थ को ही बदल देगा। उसे हम लोग निपात कहते हैं। निपात क्या है? शब्द का वो छोटा सा अंश है। निपात वो छोटा सा अंश है जो वाक्य में प्रयोग होते ही वाक्य का अर्थ बदल देता है। जैसे हमें कहते हैं राम विद्यालय जाता है, कह दिया राम विद्यालय जाता, उसकी मर्जी, हो सकता विद्यालय ना जाए, रास्ते में पिक्चर हॉल में चला जाए या कहीं बगीचे में बैठ जाए, पार्क में बैठ जाए, कर हम तो ये बोल दिए कि राम विद्यालय जाता है। अब वो विद्यालय जाना उसकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन यदि हम ये बोलें कि राम विद्यालय ही जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि वो विद्यालय के अलावा और कहीं नहीं जाएगा, राम विद्यालय ही जाएगा। तो यहाँ जो ही है, ही का इस्तेमाल हुआ है, ये जो है निपात कहलाता है। इसे हम लोग निपात कहते हैं। बस आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। निपात का बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े वकील लोग इसका इस्तेमाल करके पूरा केस ही बदल देते हैं। पढ़ने वाला, सुनने वाला, लिखने वाला सोचता है कि हमने तो ये लिखा, बीच में एक छोटा सा ही भी जोड़ दिए, उसका अर्थ ही बदल गया। तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। और जो विलेखन के क्षेत्र में तो ऐसे शब्द हैं आगे वाला समझ ही नहीं पाता, उस तो खुश होता है कि हमने ये लिखा, हमको लिख करके ये दिया है, लेकिन उसमें ही भी और ऐसे छोटे छोटे शब्द जोड़ देते हैं, पूरे उससे पूरे चीज़ का जो पूरा केस है उसका मतलब ही बदल जाता है। तो निपात का इतना महत्व है। चलिए हम लोग संज्ञा को पढ़ते हैं। संज्ञा को यहाँ ले आते हैं। इस गोले में ले आते हैं संज्ञा को। ये संज्ञा यहाँ आ गई।
संज्ञा। संज्ञा हमने पहले अभी समझा कि संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद क्या है? एक पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और चौथा है द्रव्य या पदार्थवाचक। इसे द्रव्यवाचक भी बोलते हैं। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। अब हम इन संज्ञा के 5 प्रकारों का अध्ययन करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है कि कोई भी चीज है, यहाँ थोड़ा सा एक नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। व्यक्ति से तात्पर्य केवल इंसान भर से नहीं है, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है जिसका नामकरण किया गया। जैसे राम श्याम घनश्याम, ये तो व्यक्ति हो ही गए। नदी पर्वत पठार, इनका किसी गंगा नदी, यमुना नदी, हिमालय पर्वत। अब पर्वत व्यक्ति कह दिया जाए कि पर्वत व्यक्ति है, व्यक्ति एक व्यापक शब्द है, ठीक है। तो जिसका नामकरण किया गया है, इसमें देशों के नाम आते हैं, भारत, चीन, जापान, नेपाल, भूटान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है। इस नाम, देशों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। पर्वतों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। राकी पर्वत, एंडीज पर्वत, आल्पस पर्वत, एपिनाइन पर्वत, तिएन शान, कुल्लून शान, ये सारे पर्वत, हिमालय पर्वत, अरावली, महादेव, सतपुड़ा, जितने पर्वतों के नाम हैं वो भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं, देशों के नाम संज्ञा में आते हैं, शहरों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। शहर जैसे इलाहाबाद, कानपुर, जैसे इलाहाबाद एक बहुत, जैसे हम लोग ये गोले का अध्ययन कर रहे हैं, ये हिंदी गोला है और हिंदी गोला का सबसे बड़ा गोला इलाहाबाद गोला है। और इलाहाबाद गोला में भी सबसे बड़ा गोला इलाहाबाद विश्वविद्यालय गोला है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय गोला में सबसे बड़ा गोला हिंदी विभाग का गोला है और उसी हिंदी विभाग से हम लोग पढ़ के आए हैं। तो इसीलिए आप सभी का हिंदी गोले में स्वागत है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा शहरों के नाम पे हो सकता है। शहरों के नाम इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, जौनपुर, बलिया, प्रतापगढ़, ऐसे बड़े बड़े शहर, विश्व लेवल पर न्यूयॉर्क, लंदन, बोस्टन, फिलाडेल्फिया, तो ऐसे बड़े जो शहरों के नाम हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जाति क्या है? एक ऐसा शब्द कहा जाए जो शब्द एक
विशेष गुण वाले लोगों को प्योर इंडिकेट करता हो। जैसे हमने कह दिया किसान, किसान आंदोलन चल रहा है, तो ना किसान, तो किसान का मतलब पूरे किसान की ओर ये संकेत कर रहा है, एक जात की ओर कह रहा है। जैसे हम कहें स्त्री, स्त्री का मतलब सारी स्त्रियां, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। देखो शब्द किसी भी प्रकार के जो है क्या कहते हैं, ये जातिवाचक एक ऐसा शब्द है किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। और स्त्री, स्त्री का मतलब सारी स्त्रियां, उसमें छोटा नीचा ऊंच नीच कोई नहीं, सारी स्त्रियां। पुरुष, पुरुष सारे पुरुष, उसमें ऊंच नीच छोटे नीचे का कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसा जातिवाचक संज्ञा वहाँ पे होती है जहाँ पर पूरी एक जाति का बोध हो, जहाँ पर पूरी एक जाति का बोध हो, वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम कह दें कि गाय कह दिए तो गाय में पूरी गाय आ गई, जैसे घोड़ा कह दिए पूरे घोड़ा है, पक्षी पूरे पक्षी आ गए, मोर, मोर कहते ही पूरे मोर आ गए, तोता कह, तोता मतलब पूरे तोता, तोतों के लिए बात हो रही है। तो इस प्रकार ये एक विशेष जाति को प्रकट करते हैं, इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक, जातिवाचक संज्ञा से मिलता जुलता एक समूहवाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी ग्रुप या झुंड को दर्शाए, एक समूह को दर्शाए। जैसे परिवार, अब परिवार में 10 लोग हैं तो 10 लोगों के समूह को दर्शाता है, इसीलिए जो है वो एक समूह को, जैसे दल, झुंड, सेना का एक दल, छात्रों का समूह, तो ये सारे ये क्या है, समूहवाचक। जब एक विशेष समूह की बात करें और उस समूह में कई सदस्य शामिल हो, उसे जो वहाँ पे ऐसे शब्दों को हम लोग समूहवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। इसमें कोई संघ है, कोई पुंज है। जैसे भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, ये भी क्या है, समूह है, ये समूहवाचक संज्ञा है। भारत क्या है, सभी जो है क्या कहते हैं, राज्य भारत में हैं और उसमें इससे एक समूह बन रहा है, तो इससे जो है समूहवाचक संज्ञा होती है। अगला है द्रव्यवाचक। द्रव्य क्या है, जो भी हम लोग जो है क्या कहते हैं धरातल से निकलते हैं पदार्थ, वो सारे द्रव्य होते हैं, चाहे वो पैदा किए गए हों या प्राकृतिक रूप से निकले हैं या बनाए गए हों। जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सब धरातल से खनन से निकालते हैं, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। दूसरे जो लोगों द्वारा बनाए गए या व्यक्तियों द्वारा या जीव जंतुओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, वो भी द्रव्य कहलाते हैं। जैसे गाय दूध देती है, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा, भैंस दूध देती है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जितने भी ऐसे पदार्थ हैं, दूध, पानी, घी, तेल, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। अब ये भाववाचक संज्ञा क्या है, ऐसा शब्द में वो ताकत है कि वो भावों को भी व्यक्त कर देता है। भाव दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन शब्द उसको बता देगा कि ये चीज़ है। तो जब किसी भाव को दर्शाने वाला शब्द, जब कोई संज्ञा किसी भाव को दर्शाती है तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे सरलता, मृदुभाषिता, कठिनता, जवानी, बुढ़ापा, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के ये पांच प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ये संज्ञा के भाग हैं। तो ये संज्ञा आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गई है। अब चलते हैं सर्वनाम में। सर्वनाम वो होता है, सर्वनाम प्रोनाउन इज ए वर्ड। सर्वनाम वो शब्द होता है
जो संज्ञा के स्थान पे बोले जाते हैं। सर्वनाम हमने पहले ही बताया कि सर्वनाम जो है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं। संज्ञा के स्थान पे बोले जाते हैं, इसका मतलब इसको सर्वनाम कर दें। इसकी जगह आ गया सर्वनाम। सर्वनाम। अब सर्वनाम के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम क्या है ये तो हम अच्छी प्रकार जान चुके हैं। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम वो शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं, इसलिए सर्वनाम कहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर संज्ञा को मिटा दिया, उसके स्थान पर लिख दिया सर्वनाम। अब सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम के कितने प्रकार के होते हैं और उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। सर्वनाम का पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। और छठा आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये पांचों जो 6 प्रकार सर्वनाम हैं, इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चय अनिश्चय, ऊपर के 3 याद कर लो। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब फिर इसे जो है इन तीनों का आपस में संबंध है, इसलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम। और फिर निजवाचक, फिर प्रश्नवाचक। जहाँ अपने ऊपर बात आती है निज, अपने ऊपर निजवाचक, और फिर अपने ऊपर भी प्रश्न खड़े करने चाहिए। यदि हम 10 क्वेश्चन जमाने से खड़े करते हैं तो एक प्रश्न अपने ऊपर भी खड़ा करना चाहिए। इस प्रकार देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? ऐसे सर्वनाम जो पुरुषों के नाम के स्थान पर, पुरुष व्यक्ति के पुरुषों के स्थान पर बोले जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं।
पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, इसी को बोलते हैं अन्य पुरुष। और उत्तम में कौन आते हैं? हर जगह कहते हैं मैं। जब अपने की बात कर रहे तो मैं और हम, ये उत्तम पुरुष में आते हैं। अनोद अर्कवंशी व्याकरण पढ़ाता है, तो संज्ञा हो गई। अब इसके स्थान पर कर दिया है मैं व्याकरण पढ़ाता हूँ। तो मैं उत्तम पुरुष, मैं हम उत्तम और तुम मध्यम। मैं हम उत्तम, तुम, और तुम दूसरे के लिए कहा जाए तो तुम मध्य पुरुष है, और इसके अलावा वह है, यह है, वह है, ये सारे जो है अन्य पुरुष में आते हैं। तो जब हम पुरुष के स्थान पे कोई इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर हम लोग ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वो होते हैं जहाँ पर बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट हो, बिल्कुल साफ साफ हो कि ये निश्चय है। बिल्कुल ये ऐसे शब्द होते हैं जिसे कह दिया जाए कि यह बोर्ड है, बिल्कुल निश्चय है कि यह जो शब्द है, यह शब्द है, यह वह लड़की है। अब हमने कहा वह लड़की है, तो बिल्कुल निश्चित है कि नहीं कि वह लड़की कह दे कि वो लड़की है, बाद में वो लड़का निकले, नहीं, वो निश्चय है। इसलिए यह वह ऐसे निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जहाँ पे निश्चित ही ना हो, ऐसा सर्वनाम जहाँ पे अनिश्चित हो। जैसे कुछ लोग किसानों को भड़का रहे हैं। अब यहाँ कुछ, कुछ शब्द आया, कुछ शब्द कुछ लोग किसानों को भड़का रहे हैं। अब वो पता नहीं, जो बोल रहा उसे भी नहीं पता कुछ कौन है, मतलब अनिश्चय है, निश्चित है ही नहीं, मतलब झूठे ही आरोप लगाया जा रहा है। तो कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कुछ लोग कहते हैं कि देश के अच्छे दिन आ गए हैं, अब कुछ को पता नहीं कौन कौन कहते हैं, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक वहाँ सर्वनाम होते हैं जहाँ पर कोई निश्चित निर्धारित नहीं होता, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दो वस्तुओं के बीच में संबंध दर्शाते हैं। यह वही लड़का है जो विद्यालय में प्रथम स्थान पर आया है। तो यह वही लड़का है तो ये जो क्या है, उसका संबंध बताते हैं। दो वस्तुओं के बीच संबंध बताने के लिए इसे हम लोग जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच परस्पर निकटता संबंध दर्शाने के लिए जो है संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह लड़का जो कल आया था, पढ़ने में तेज था। अब यहाँ पर संबंध को दर्शाया गया है। जो पढ़ने में तेज है उसका संबंध किससे है? जो कल आया था, कल आया वो क्या है? वो लड़का है। तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा जो है संबंध को दर्शाता है। तो ये संबंधवाचक
सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जिसमें स्वयं के बारे में, अपने के बारे में, अपने के स्थान पर जो कुछ मैं कहूँ तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो अपने आप को के बारे में कुछ बताता, कर्ता स्वयं, जो कर्ता कोई कर्ता स्वयं के बारे में बताता है तो उसे जो है निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, वो अपने आप है ना, वो स्वयं बात करता है, तो जो स्वयं है वो है निजवाचक। स्वयं बात करता है, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, तो ये जो है माई सेल्फ, ये सब क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। और एक है, लास्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जहाँ पे कि कोई प्रश्न किया जाए। यह कौन है जो सड़कों, ये कौन है जो सड़कों पर बैठे हैं, वे कौन हैं जो इन्हें बदनाम करते हैं। तो यहाँ पर क्या, क्यों, कैसे, जहाँ जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं वो हमारे सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने संज्ञा क्या है, संज्ञा वो है जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, उनका हमने अध्ययन किया। और सर्वनाम क्या है, जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। इसके अलावा हमने क्रिया क्या है और अव्यय क्या है और विशेषण क्या है उसको भी जाना। तो अगले भाग में हम लोग अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है क्रिया क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, विशेषण क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, अव्यय क्या है और निपात को अच्छी प्रकार पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ये गोले अच्छे लगे हों तो एक दो गोले लाइक और सब्सक्राइब पर भी दागिए, क्योंकि आप बहादुर हैं, बहादुर देश के नागरिक बहादुरी के साथ गोले दागते हैं। और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और इसके लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।